उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभारी मंत्री महाराजगंज जनपद श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, नौतनवा के लोकप्रिय विधायक श्री ऋषि त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण पनियारा से श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, सदर से श्री जयमंगल कनौजिया जी, पूर्व विधायक फरेंदा श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, पूर्व जिला महामंत्री श्री प्रदीप सिंह जी, नगर पालिका नौतनवा के अध्यक्ष श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री राकेश मदेसिया जी, आज के इस कार्यक्रम में नौतनवा, फरेंदा और जनपद महाराजगंज से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत और नेपाल के सीमावर्ती जनपद की इस सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र में आज मुझे 1.5 वर्ष बाद फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में 208 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जिनमें ज्यादातर नौतनवा विधानसभा की हैं और कुछ फरेंदा विधानसभा की भी हैं, इन सभी परियोजनाओं के लिए नौतनवा विधानसभा के विधायक, यहां के माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को और पूरे जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत और नेपाल दोनों मित्र देश के रूप में एक साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों के बीच में एक साझी विरासत है, रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के लोग भारत के अंदर और भारत के लोग नेपाल के अंदर बिना किसी बाधा के आते जाते हैं और बौद्ध तीर्थ स्थल होने के नाते देश और दुनिया की निगाह भी इस पूरे क्षेत्र में बनी रहती है। उन स्थितियों में बौद्ध परिपथ का हिस्सा होने के कारण दो देशों के सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते सुरक्षा के लिहाज से भी और भारत के नागरिकों को, महाराजगंज जनपद के नागरिकों को, नौतनवा और फरेंदा के नागरिकों को कहीं भी विकास के पैमाने पे अपने आप को, कहीं भी उनको अपने को पिछड़ा महसूस होने की नौबत ना आने पाए और नेपाल का भी कोई हमारा मित्र देश का नागरिक भी अगर अपने किसी कार्य के लिए अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में इस क्षेत्र में आता है, उसको भी आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए विकास अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं कार्यक्रमों की दिशा से एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए ऋषि त्रिपाठी जी को,
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। आज बहनों और भाइयों, विकास की जो ये प्रक्रिया है, ये बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अनवरत चलेगी। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके चलेगी। इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नौतनवा विधानसभा सीट पर कमल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रत्याशी की विजय हुई। मैं इसके लिए नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनके उसी कर्ज को भुगतान करने के दिशा से जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहां के लोकप्रिय विधायक के द्वारा और लोकप्रिय सांसद जी के द्वारा दिया जाता है, मैं उसको तत्काल स्वीकृति देता हूं और नौतनवा विधानसभा क्षेत्र विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ता है। आज आपने परिवर्तन देखा होगा और ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे कोई छुपाई हुई बात हो। मैं तो यहां पे आता ही रहता था। जब मैं सांसद था तो मेरे लिए महाराजगंज जिला ऐसे ही था जैसे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का कोई भाग हो। कोई भी समस्या होती थी, यहां पे आंदोलन करने के लिए मैं आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदू या वाहिनी के कार्यकर्ता हमेशा आपके हितों के लिए लड़ते हुए दिखाई देते थे। बहनों और भाइयों, और इसीलिए यहां की एक एक समस्या को हम जानते हैं। याद करिए 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी एक महामारी के रूप में यहां के नौनिहालों को समय काल कल्पित कर देती थी। स्वास्थ्य की सुविधाओं का कोई पुरसा हाल नहीं था। अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण था। सरकारी संपत्तियों पर और गरीबों की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर दिया जाता था और वर्ग विशेष के लोग सरेआम गौ हत्या करते थे। बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे। विकास के कार्यों में डकैती डालने का काम करते थे। किसान बेहाल था, नौजवान परेशान था, बेटी असुरक्षित थी। नौकरी और रोजगार के अभाव में यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो जाता था। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब से काम करनी प्रारंभ की है, तब से आपने देखा होगा महाराजगंज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त, यानी नौ की बीमारी जो थी, दिमागी बुखार समाप्त। अब बच्चे काल कलवित नहीं होते हैं। अब महाराजगंज जिले में भी एक मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है। गोरखपुर और महाराजगंज के बीच में जोड़ने के लिए हम तरसते थे कि 2 लेन की सड़क ही हो जाती तो हम भी आसानी से नौतनवा पहुंच जाते, फरेंदा पहुंच जाते।
महाराजगंज पहुंच जाते, चौक पहुंच जाते, सिसवा पहुंच जाते, श्यामदेरवा और घुगली और पनियरा तो ये गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के ही हिस्से हुआ करते थे। बहनों और भाइयों, तब सड़कें गड्ढों से युक्त थी, बिजली नदारद थी, माफिया हावी होते थे, गरीबों की संपत्ति पर और सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा कर देते थे। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर से सुनौली का मार्ग 4 लेन का है, पूरा 4 लेन का बन रहा है, बहुत शीघ्र बहुत अच्छा मार्ग बनेगा, कहीं जाम नहीं। जिस दूरी को पहले 2 घंटे पूरा करने में लगते थे, ये पूरा होने दीजिए, 45 मिनट से लेके 50 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर देंगे, नौतनवा से लेके गोरखपुर की दूरी को। गोरखपुर में बाईपास बन रहे हैं, एक बाईपास बन चुका है। अगर गोरखपुर नगर में नहीं जाना है, जंगल कौड़िया से आपको लखनऊ की तरफ जाना है, तो जंगल कौड़िया से लेकर के सीधे सैजनवा के बीच एक बाईपास बन गया है। अगर आपको कुशीनगर की तरफ जाना है, जंगल कौड़िया से कुशीनगर की तरफ जाने के लिए एक नया बाईपास का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। ठूठी बाड़ी से लेकर के महाराजगंज जिला मुख्यालय की सड़क तो इतनी खराब थी, चलना कठिन होता था। अगर कभी उस सड़क से कोई कार्यकर्ता हमें बोलता था कि निचलौल आना है या ठूठी बाड़ी आनी है, हम लोग बोलते थे यार कि क्या हो गया, ये ठूठी बाड़ी हमारे पास आ जाता तो हम 2 घंटे हमारे बच जाते। और आज आप देख रहे होंगे 4 लेन की सड़क और 2 लेन की सड़क का कितना जोरदार नेटवर्किंग खड़ी हो रही है। विकास की पहली शर्त है सड़क, ये अच्छी सड़कें। हमने केवल समाज को ही नहीं जोड़ा है, बल्कि जहां जहां भी विधायक जी ने प्रस्ताव दिए थे, हमने वहां वहां पुल का स्वीकृति भी दे दी है। पुलों का निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, या जो बचे हैं वो भी आगे बढ़ जाएंगे। अन्नदाता किसानों के लिए यहां पर बरसाती पानी और नदी के पानी को रोक करके बैराज का निर्माण हो, बनेलिया मां के नाम पर। आज रोहिन में बैराज बन गया है, हजारों एकड़ खेती के लिए सिंचाई की सुविधा अब यहां से उपलब्ध होगी। यहां के किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी। सड़कों का एक जाल बनाने का काम, बेहतरीन नेटवर्किंग का काम एक और ये हो रहा है, और दूसरी तरफ जिनको किसी ने नहीं पूछा, आजादी के बाद जिनको कोई अधिकार नहीं मिल पाया था, उन बनटांगिया गांव से जुड़े हुए लोगों को भी उनका अधिकार देकर के सम्मानजनक रूप से आगे बढ़ने के लिए ये डबल इंजन सरकार ने उन्हें पट्टा भी उपलब्ध कराया, उनका नाम मतदाता सूची में भी डलवाया, और उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का काम भी किया है। मुझे याद है 2017 से 22 के बीच में श्री बजरंग बहादुर सिंह जी फरेंदा के विधायक हुआ करते थे। कई बार ये आए कि फरेंदा में बनटांगिया गांव है। ऋषि त्रिपाठी ने कई बार मुझे यहां के लक्ष्मीपुर के बारे में बताया, पंकज जी ने कई बार बताया, लेकिन बहनों और भाइयों, पिछली सरकारें गरीबों की कहां सुनती थी। गरीबों की पीड़ा को तो डबल इंजन सरकार, बीजेपी के डबल इंजन की सरकार सुन रही है और उसका समाधान भी निकाल रही है। आज बनटांगिया गांव में वो सब सुविधा है जो एक सामान्य राजस्व गांव में है। हर गरीब को मकान मिल रहे हैं, हर गांव के लिए कनेक्टिविटी है, हर गरीब के घर में शौचालय है, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा है, हर गरीब के लिए स्वास्थ्य की, आयुष्मान भारत की सुविधा है।
नौजवान के लिए रोजगार है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जब भर्ती हुई, मैं देख रहा था कि महाराजगंज के भी हैं कि नहीं है। मैंने देखा कि सैकड़ों नौजवान महाराजगंज जिले से भी भर्ती हुए थे, सैकड़ों नौजवान महाराजगंज जिले से। जब मैं देखता हूं कि अब यहां का किसान सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त कर रहा है, सरकार की योजना में ट्रैक्टर भी प्राप्त कर रहा है, बीज भी प्राप्त कर रहा है, और उसकी उपज को खरीद करने के लिए क्रय केंद्रों के माध्यम से भी व्यवस्था दी गई है। अगर मार्केट में ज्यादा दाम है, किसान चाहे तो मार्केट में बेचे, अन्यथा सरकार उसको खरीदेगी। ये सुविधा भी अब हम लोग उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई आपको धमकी नहीं दे सकता है, कोई जबरन आपके साथ नहीं कर सकता है, और बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है, और गौ माता की भी कोई हत्या करने का दुस्साहस अब नहीं कर सकता है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, जब से बीजेपी के विधायक बने या बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायक बने, इन सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी विधानसभा में कई मंदिरों का सुंदरीकरण का काम भी करवा लिया। पहले होता क्या था, यही पैसा जाता था कहां? कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे करोड़ों रुपया चला जाता था। आज वही पैसा, हमने कहा पहले मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य में पैसा लगना चाहिए। वहां जन सुविधाओं का विकास किया गया, बेहतर सुविधाएं दिलाई गई, विकास के कार्यक्रमों को तेजी लाने का कार्य किया गया। विकास आज सिर चढ़ करके बोल रहा है, और ये काम तब संभव हो पाया। मैं लाख चाहता कि बनेलिया माई के स्थान पर, बनेलिया माई के नाम पर रोइन में बैराज बन जाए। अगर आपका विधायक इस समय पे प्रस्ताव नहीं दे पाता, सही सांसद, सही विधायक आप नहीं चुनते, क्या ये संभव था? ये बन पाता? कभी नहीं बन पाता, कभी नहीं बन पाता। लेकिन आपकी एक वोट ने कायाकल्प करने का काम किया। आपका एक वोट गोरखपुर से सुनौली मार्ग को 4 लेन का बनाने में कायाकल्प करने का काम कर रहा है। यह आपके वोट की ताकत है। जब सही जगह लगेगा तो विकास होगा, सुरक्षा होगी, नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा होगी, अन्नदाता किसान के लिए सुविधा होगी, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी, हर गरीब के घर में शासन की योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जब यही वोट हम जाति के नाम पर बंट करके देते हैं, क्षेत्र के नाम पर बंट करके देते हैं, परिवारवाद के नाम पर देते हैं, तो उसी से माफियावाद भी पैदा होता है, अराजकता पैदा होती है, गुंडागिर्दी पैदा होती है, गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे की दुष्प्रवृत्ति भी वहीं से प्रारंभ होती है। और डबल इंजन सरकार ने उसको रोका है। आज बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में 17 के पहले जिस उत्तर प्रदेश में नौजवान के सामने पहचान का संकट था, कोई नागरिक अपनी पहचान उत्तर प्रदेश के बाहर देने में संकोच करता था, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज वही उत्तर प्रदेश जिसको लोग बोलते थे कि बीमारू प्रदेश है, अब बहनों और भाइयों अब बीमारू नहीं है, भारत का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला प्रदेश है यूपी आज के दिन पे।
एक्सप्रेसवे में 60% हिस्सेदारी यूपी की। भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट संचालित करने वाला प्रदेश यूपी। भारत के अंदर सबसे ज्यादा मेट्रो का संचालन करने वाला प्रदेश यूपी। भारत के अंदर सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ने वाला राज्य यूपी। और सुरक्षा का मॉडल कैसे होना चाहिए, उस मॉडल को देने वाला राज्य यूपी। आज यूपी का नौजवान कहीं बाहर जाता है या यूपी का कोई नागरिक यूपी के बाहर कहीं जाता है, अब उसको अपनी पहचान छुपाने की नौबत नहीं आती। आज वो ये नहीं कह सकता कि अगर वह नौतनवा का है तो नौतनवा बताएगा, लक्ष्मीपुर का है तो लक्ष्मीपुर बताएगा, फरेंदा का है तो फरेंदा बताएगा, महाराजगंज मुख्यालय का है तो महाराजगंज, चौक का है तो चौक, श्यामदिरवा का है तो श्यामदिरवा, पनियरा का है तो पनियरा, निसलौल का है तो निसलौल, सुनौली का है तो सुनौली बताएगा कि मैं सुनौली महाराजगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं या मैं महाराजगंज जिले का रहने वाला हूं। तो सामने वाला व्यक्ति खुश होता है, उसके चेहरे पर चमक आती है कि वाह यूपी का निवासी है। उसकी इच्छा होती है कि मैं इससे गले मिल लूं। 17 के पहले ऐसा नहीं था। 17 के पहले आप जब यूपी का नाम लेते थे और महाराजगंज का नाम लेते थे ना, तो सामने वाला प्रदेश के बाहर सामने वाला 10 कदम पीछे चला जाता था आपसे। बहनों और भाइयों, यह परिवर्तन और डबल इंजन सरकार की ताकत क्या है। माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश तो दिया ही है। अभी मैं आया यहां पे, श्री ऋषि त्रिपाठी ने घर बनाया, गृह प्रवेश भी है और आपको बैठे यानी उनको बैठे बिठाए आप जैसे मेहमान भी मिल गए। इतनी भारी संख्या में एक साथ सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी है। उनके घर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा था। हजारों वर्षों से परंपरा हमारे यहां चली आ रही है, हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी। आज हम अखंड रामायण का पाठ करेंगे, भगवान राम का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन याद करिए 500 वर्ष पहले भगवान राम के मंदिर को एक विदेशी आक्रांता ने खंडित करने का दुस्साहस किया था। 500 वर्षों से संघर्ष चलता था, हर स्तर पर संघर्ष होता था, कहीं सफलता की गुंजाइश नहीं दिखती थी। तब भी राम भक्त कहते थे। यहां के भी हजारों लोग, हजारों नौजवान, हजारों राम भक्त जब भी हम राम मंदिर आंदोलन के दौरान महाराजगंज जनपद में आते थे, यहां के नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी, हर तबके का व्यक्ति राम मंदिर आंदोलन के लिए आगे आकर के संघर्ष में खड़ा होता था। नारा गूंजता था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। एक नारा गूंजता था, लेकिन राम मंदिर वर्ष दर वर्ष बीतते गए। बहनों और भाइयों, 492 वर्ष के बाद शिलान्यास हो पाया और 496 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान हो पाए। आज दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है। रामलला का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। जब यहां पे अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, मैं देख रहा हूं साक्षात भगवान राम विराजमान होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई अब इनका पाठ करना सार्थक है, क्योंकि अब मेरा मंदिर भी बन गया है।
एक दिशा में जब हम सोचते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपकी प्रवाह को रोक नहीं सकती, आपके आगे बढ़ने के क्रम को बाधित नहीं कर सकती। और उसीलिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं कहने के लिए, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। क्या ये काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? ये लोग तो बाधा थे इसमें, और बाधा थे, इसलिए इस बाधा को अभी पश्चिमी बंगाल की जनता ने भी उखाड़ फेंक दिया है, हमेशा के लिए उखाड़ फेंक दिया है। उन्होंने भी कहा डबल इंजन सरकार का लाभ यूपी ले रहा है, बिहार ले रहा है, तो बंगाल भी लेगा। और बंगाल की जनता ने क्या उत्साह दिखाया। आपने बंगाल की रैली देखी होगी, बंगाल के अंदर उत्साह देखा होगा, और अब बंगाल के अंदर चलने वाला ऑपरेशन भी आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, ये केवल डबल इंजन सरकार कर सकती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, इन जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े रहिए, मजबूती के साथ, और आपकी सुरक्षा, आपका विकास और महाराजगंज की समृद्धि की जिम्मेदारी ये लोग लेंगे, और इनको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। ये लोग उसको आगे लेकर के चलेंगे। महाराजगंज में अब मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, आईटीआई भी आ गए हैं, पॉलिटेक्निक भी आ गए हैं, कई अन्य संस्थान बनकर के खड़े हो चुके हैं। कुछ नए उद्योग लाने की तैयारी हमारी चल रही है कि कुछ उद्योग भी महाराजगंज जिले में लगे। उद्योग नौजवानों के लिए रोजगार की सृजन के माध्यम बनेंगे। नए तरीके से, नई सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य, चीनी उद्योग जो बंद हो गए थे, इनके बारे में भी हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। आज क्या नहीं है महाराजगंज में, बीमारी समाप्त। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी महाराजगंज से, कुशीनगर से, सिद्धार्थनगर जनपद से समाप्त हुई। तो बहनों और भाइयों, यहां की बीमारी समाप्त क्या हुई? उत्तर प्रदेश का बीमारूपन भी समाप्त। अब उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है, विकास का। अब कोई इसको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये उतार और चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा होता है, और उतार और चढ़ाव के इस जीवन के हिस्से में याद रखना, विपरीत परिस्थितियों में विपक्षी दलों की सरकारें थी। आप उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं, और इसलिए सुरक्षित हैं, क्योंकि आप में उससे जूझने की सामर्थ्य थी। याद रखना, हम सब ने सामूहिक रूप से मिलकर के कोरोना महामारी के दौरान कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था, उनका नेतृत्व था, और आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया है, और वह आह्वान किया है, दुनिया के अंदर युद्ध चल रहे हैं, पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध के कारण तेल की सप्लाई पे असर पड़ा है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, इनकी जितनी सप्लाई होती थी उस पे व्यापक असर पड़ा है। याद करिए, प्रतिदिन भारत सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान देश का है। देश का मतलब जनता का है। तो जनता की जिम्मेदारी क्या बनती है? हम सरकार के साथ खड़े होकर के देश के साथ संबल बने हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है।
दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं, कोई देश से बढ़कर के नहीं हो सकता। तो देश हित में होगा और जो देश का नेतृत्व कहेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। यह एक संगनाद हर भारतीय के मुंह से निकलना चाहिए, हर महाराजगंज वासी और हर उत्तर प्रदेश वासी के मुंह से निकलना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश वासी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान मोदी जी ने दिलवाई है। हमें भी उनके साथ खड़ा होना है। उन्होंने कहा जितनी आवश्यक हो उतना ही बिजली की खपत करिए, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि दिन में भी आपके घर के बाहर की लाइट जल रही है, अगर आप कमरे में नहीं है पंखा बंद कर दीजिए, एसी या कूलर है वो चली रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रहें जरूरत के हिसाब से चलाइए, ज्यादा मत चलाइए। अगर एक गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस है, तो अपनी कार से अपनी बाइक से क्यों आप जा रहे हैं? फिर उस स्कूली बस से बच्चे को भेज दीजिए। सभी लोग जहां भी हो सकता है, याद रखना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक के प्रयास से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। एक एक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम होगा कि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला भारत ने दुनिया के अंदर सबसे अच्छा किया। तो वर्तमान में पश्चिमी एशिया के संकट के कारण ईंधन आपूर्ति, उर्वरक की आपूर्ति, अन्य कुछ सामग्रियों की आपूर्ति में जो बाधा खड़ी हुई है, उस बाधा का मुकाबला भी हम सामूहिक रूप से मिलकर के करेंगे और देश प्रथम के भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। बहनों और भाइयों, मैं अपील करूंगा आप सबसे, इस सीमावर्ती क्षेत्र है, हमारा प्रयास होना चाहिए। जिस किसान के पास खेत है, अगर उसको 2 बोरा यूरिया की आवश्यकता है, प्रयास करें कि वह उसको 1.5 में कैसे करें, कुछ कंपोस्ट मिलाएं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल से कंपोस्ट की आपूर्ति करने की व्यवस्था। हमारे यहां की खाद जो महाराजगंज जिले के लिए है, वह महाराजगंज जिले के ही किसानों को मिले, महाराजगंज से बाहर कहीं दूसरी जगह सप्लाई नहीं होनी चाहिए। यह हम सुनिश्चित करें। हर समितियों को, हर कृषि रक्षा केंद्रों को इसके लिए तैयार होना होगा। हर नागरिक को जागरूक होना होगा। हर जनप्रतिनिधि को अन्नदाता किसानों के साथ, जनता जनार्दन के साथ खड़ा होना होगा और उनको समझाना भी होगा कि वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक कालाबाजारी को, किसी भी ऐसे गतिविधि को जो उसके कारण अनावश्यक आक्रोश का कारण बने, उसको रोकना होगा। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और आज इस सीमावर्ती विधानसभा के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी मैं आप सबसे यही आह्वान करूंगा कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी ज्वेलर्स से, सराफा व्यवसायों से भी अपील करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है
उसी की मरम्मत कराना, उसी को रिपेयर करवाना, उसी को रिमॉडलिंग करवाना, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, अपना पैसा बचाना है, देश का पैसा बचाना है, और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर श्री ऋषि त्रिपाठी जी को गृह प्रवेश के लिए बधाई देता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों को और आप सभी को उन्होंने आमंत्रित किया, इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की प्रक्रिया महाराजगंज जिले में लगातार इसी प्रकार से बिना रुके, बिना डिके, बिना धके अनवरत चलती रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।